ये जो हेडेक्स हैं ये अब कॉमन एक मतलब सर में हर कोई बता रहा है मेरे सर में दर्द हो रही है। और पाकिस्तान में जो है वो जितनी पैनाडोल यूज़ होती है पूरी दुनिया में इतनी पैनाडोल कहीं यूज़ नहीं होती। सिर्फ एक्नी नहीं, स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सारे स्ट्रेस से लिंक्ड होते हैं। अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करें जो कि आपको लगता है कि जब आप वो करते हैं आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है। स्लीपिंग, ये बड़ा क्रूशल इशू है कि 7 to 8 आवर्स स्लीप लोग बिलीव नहीं करते। जो लोग ज़्यादा सोते हैं ना उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर काम करता है एज़ कम्पेयर टू दोस्त जो कि कम सोते हैं। काम बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, टाइम बहुत कम है, तो पहले क्या करना चाहिए? जो अहम है वो पहले करें। असर्टिव ट्रेनिंग ये है to say no to someone, even they are your loved ones, even you respect them, they are your seniors, they are your family, they are your friends, लेकिन आप उनको नो कह देते हैं उनकी किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर। इससे नहीं कि आप बदतमीज़ हैं, इससे नहीं कि आप उनके साथ कुछ मिसबिहेव करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अनएबल टू मीट देयर डिमांड एट दैट टाइम। अगर आपको कोई टीचर आकर हरास करता है या आपको फिजिकली अब्यूज़ करता है या आपको आके थप्पड़ लगा देता है या छेड़ के चला जाता है और आप कहते हो ये तो मेरा टीचर है, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो आप वहाँ पर भी वही गलती कर रहे हैं जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। अच्छा, अब फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं ये थोड़े से ख़तरनाक हैं बिकॉज ये आपकी फिज़ीक को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ठीक, हाइपरटेंशन, पूरी दुनिया की रिसर्च हेल्थ साइकोलॉजी की, इट लीड्स एंड एस्टैब्लिश दैट द स्ट्रेस लीड्स टुवर्ड्स हाइपरटेंशन। तो जितने हमारे यहाँ हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं 43% लोग हाइपरटेंशन की मेडिसिन खा रहे हैं पाकिस्तान में। इट मीन्स कि वो जो हम कह रहे हैं ना हर 3 to 4 पर्सन इज़ प्रोन टूवर्ड्स एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, इसका मतलब है 43% को तो स्ट्रेस है और थोड़ा और ऊपर ले जाएं तो फिर डायग्नोज एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी है। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ सबको पता है किससे होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इज़ अराउजल ऑफ स्ट्रेस इन योर बॉडी। देन माइग्रेन्स एंड टेंशन हेडेक्स, और ये कितनी ख़तरनाक होती हैं। जो परसिस्टेंट माइग्रेन्स हैं ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं और हमारी जो यंग जनरेशन है इसमें माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये जो हेडेक्स हैं ये अब कॉमन एक मतलब सर में हर कोई बता रहा है मेरे सर में दर्द हो रही है। और पाकिस्तान में जो है वो जितनी पैनाडोल यूज़ होती है पूरी दुनिया में इतनी पैनाडोल कहीं यूज़ नहीं होती। हर बंदा अपने बैग के अंदर पैनाडोल का पत्ता लेके घूम रहा होता है और 2-2 गोलियाँ सबको वो तोहफे में दे रहा होता है सारा टाइम। ठीक है। अच्छा, एक दफ़ा किसी ने मुझे कहा यार वो मैंने उसको बेस्ट फ्रेंड बनाया, उसने पूछा क्यों, उसने कहा उसके पास 2 पत्ते पैनाडोल के हमेशा होते। देन अल्सर्स, स्टमक के जो अल्सर्स हैं, ये जो एसिड रिफ्लेक्स होता है बार बार, दैट्स ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी कॉशनरी टू अंडरस्टैंड कि ये स्ट्रेस का फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। एस्थमेटिक कंडीशन, अस्थमा का अटैक भी स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा फ्रिक्वेंट आता है अदर देन हैविंग ऑल अदर कंडीशंस जो अस्थमा को कॉज करती हैं। देन क्रोनिक बैकएक्स, ये आपने पहले कभी सुना है कि बैकएक का ताल्लुक स्ट्रेस से है? इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक। और कुछ लोग जो अपने स्ट्रेस को हाइड करते रहते हैं ना उनको ये चीज़ें इस तरह से उनकी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स इस तरीके से आ रहे होते हैं और उनको पता भी नहीं हो रहा होता। एंड देन आर्थराइटिस के बारे में आप जानते हैं इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? आर्थराइटिस एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी तकलीफ़ है, ठीक है, और जिन लोगों को होती है दे हैव अ वेरी अनएक्सप्लेनेबल काइंड ऑफ अ पेन और वो बहुत उसके साथ डिफ़िकल्टी से अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी एलर्जीज़ हो सकती हैं, स्किन के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हाँ, लेट मी टेल यू वन थिंग, हम एक्नी के बारे में सिर्फ पढ़ते हैं ना कि एक्नी जो है दैट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेस, लेकिन सिर्फ एक्नी नहीं, स्किन के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना वो सारे स्ट्रेस से लिंक्ड होते हैं। आई गॉट अ प्रॉब्लम विद माई स्किन एंड आई वेंट टू द स्किन स्पेशलिस्ट। उसने मुझे कहा सब दवाइयाँ अपनी जगह लेकिन तुम अब साइकोलॉजिस्ट में स्ट्रेस नहीं लेना। मैंने कहा भाई मैं इस चीज़ के लिए ना स्ट्रेस फ्री हो चुकी हूँ, मुझे इससे कोई स्ट्रेस नहीं होता। उसने मुझे कहा बिलीव करो कि स्ट्रेस से ये अगर तुम स्ट्रेस लोगी ना कि ये ठीक हो जाए, कभी ठीक नहीं होगा। एंड शी वॉज राइट। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा था और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया था कि ये स्किन कंडीशन अगर रहती है ना तो एक्सेप्टेड है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं गए। बट ये कि वो अल्लाह ताला का शुक्र है कि दैट रिकवर्ड बिकॉज आई हैव अ बिलीव कि ये हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुश्किल होता है ये इस बिलीव को लेकर आना। एट वेरी यंग एज सर्टन स्किन कंडीशंस आर नॉट एक्सेप्टेबल टू यू और वो फिर जितना स्ट्रेस लेते रहते हैं कि ये जल्दी ठीक नहीं हो रहा तो ये उतना ही ज़्यादा जल्दी वो आपको नहीं रिकवर करता। देन मोर फ्रीक्वेंट वर्टिगो, hyperthyroidism, more frequent infections, heart pounding and bowel alteration। जो irritable bowel syndrome आप सब पढ़ते होंगे, बहुत सारे लोग हैं उनकी पूरी लाइफ गुजर जाती है, they are never being able to diagnose कि irritable bowel syndrome क्या चीज़ है।
एंड इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की जो मेडिसिन उनको दी जाती हैं, दे ऑल आर द साइकेट्रिक मेडिसिन, वो कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स की मेडिकेशंस नहीं होती, क्योंकि वो स्ट्रेस से कॉज हो रही होती हैं। अच्छा, इसी तरह ये भी सारी, ये नहीं, आप सोचो कि स्ट्रेस आपके साथ क्या कर रहा है। जैसे हम कहते हैं ना, थायराइड है तो समझो हर बीमारी है, उसी तरह स्ट्रेस है तो समझो हर बीमारी है, क्योंकि ये आपकी इतनी लंबी लिस्ट है जो कि ख़त्म ही नहीं हो रही है। आपके बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, इमोशनल इश्यूज, आपकी हर चीज़ के साथ ये लिंक्ड है। नाउ द 10 कमांडेंट्स जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजिंग कॉन्ट्रीब्यूटर चीज़ हो सकती है, जिसको आप अगर अपनी लाइफ में फॉलो करें। सो रेगुलरली डू दोज थिंग्स दैट आर मोस्ट इंजॉयबल विदाउट हार्मिंग अदर्स और योर ओन सेल्फ। इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीज़ें आपको खुश कर रही हैं और नुकसान भी दे रही हैं वो करना शुरू करें। अपनी लाइफ में कोई एक ऐसी चीज़ आइडेंटिफाई करें जो कि आपको लगता है कि जब आप वो करते हैं आपको अच्छा लगता है, आपको खुशी मिलती है, एंड जस्ट डू इट रेगुलरली। इज देयर एनीथिंग यू कैन फाइंड आउट कि वो करें तो अच्छा लगता है? फॉर इंस्टेंस, कुछ लोग हैं जो कहते हैं सुबह उठ के शावर लें तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वेरी स्मॉल थिंग, रोज़ लेना चाहिए, कभी स्किप नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को वॉक करके अच्छा लगता है। कुछ लोगों की हैबिट होती है कि सुबह सुबह उठ के ना, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, कुछ परिंदों को वो दाना डालते हैं, अपने घर के किसी कोने में रखा होता है, या कौवों को, चिड़ियों को वो कुछ फीड डाल रहे होते हैं। उनके घर में फीड के बॉक्सेस आ रहे होते हैं, वो बोरियां भर के लाते हैं, पूरा महीना डालते हैं। कई लोग कहते हैं यार क्यों ऐसे ज़ाया कर रहे हो, इतनी चूंटियाँ आ रही हैं घर में, ये आ रहा है। वो कहते हैं नहीं भाई, हमें तो बड़ा दिल का सुकून मिल रहा है ये करने से। देखा कभी? मैंने सारी लाइफ देखा है मेरे फादर को ऐसे ही करते हुए। मेरी अम्मी बहुत नाराज़ होती थी, लेकिन वो फिर भी यही करते रहे हमेशा से, अभी तक भी यही कर रहे हैं। टेकिंग टाइम टू फिजिकली रिलैक्स और मीडिएट डेली। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में कोई ऐसा पोर्शन होता है जो सिर्फ आपका मी टाइम होता है? ठीक, अच्छी बात है। क्या करते हो आप अपने मी टाइम में? बात करके ठीक कर लेते हो। आप क्या करते हो? तैयार होके ठीक हो जाते। गुड, हाँ गुड, ये मेरे साथ भी होता है वैसे थोड़ा सा। और बताओ। हाँ, डायरी लिखते हो, ठीक है, गुड। और हर कोई अपना आइडेंटिफाई करे उसका क्या मी टाइम है, और उसको पॉजिटिव तरीके से आप करें। और अगर आप कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं ना, आपको सिर्फ जस्ट आंखें बंद करके थोड़ी देर सुकून मिलता है ना, वो भी एक बहुत अच्छी रिलैक्सेशन है। एक्सरसाइज एरोबिकली 3 to 5 times each day। एक्सरसाइज जो हमारी एरोबिक एक्सरसाइजेज होती हैं ना, जो ब्रीथिंग की भी होती हैं और हमारी फिजिकल भी होती हैं, जस्ट गूगल देम आउट। उसमें से कोई सी भी आपको जो अच्छी लगे वो 3 times a week कर लें, 5 times a week कर लें। वो आपके हर दिन आने वाले नए स्ट्रेस को पहले से ज़्यादा बेहतर मैनेज करेगी, ठीक है? क्योंकि आपको ये सारी मेडिटेशन, ये योगा, ये जितने चाइनीज़ वेज होते हैं हमारे डिफरेंट तरीके से एरोबिक्स करने के, ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। देन स्लीपिंग, ये बड़ा क्रूशल इशू है कि 7 to 8 hours स्लीप लोग बिलीव नहीं करते कि ये लेनी चाहिए, ज़रूरी है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा सोते हैं, है ना? आपको पता है जो लोग ज़्यादा सोते हैं दे लिव लॉन्गर देन दोज हु स्लीप लेस। यस, दैट्स ट्रू। और आपको एक और फैक्ट भी बताती हूँ, जो लोग ज़्यादा सोते हैं ना, उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो बेहतर काम करता है एज कम्पेयर टू दोस्त जो कि कम सोते हैं, ठीक है? मैं अपनी सारी लाइफ 3 to 4 hours सोती रही हूँ, और मुझे बाद में पता चला कि दैट्स वाई आई एम स्ट्रगलिंग विद माई वेट, क्योंकि स्लीप का साइकिल आपके वेट और मेटाबॉलिज्म के साथ है। अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे लेकिन आप सो नहीं रहे, तो आपकी बॉडी को रिकवरी का वो टाइम नहीं मिल रहा जिसने आपका स्ट्रेस मैनेज करना है, जिसने आपका वेट मैनेज करना है, जिसने आपके इमोशंस मैनेज करना है, जिसने आपका सब कुछ मैनेज करना है। अब आके नाउ आई हैव क्रॉस्ड 40, अब मैंने सोने की कोशिश शुरू की है कि मैं ज़्यादा सोऊं। नाउ आई फाइनली फिक्स माई स्लीप टू 5 to 6 hours। अभी मैंने बढ़ानी है, बूढ़े होते होते तक मैंने खूब सोना है, ठीक है? अच्छा, देन शेयर योर फीलिंग्स ईच डे। ये क्यों ज़रूरी है? हर दिन बात करना क्यों ज़रूरी है? होता क्या है कि जब वो जमा होती जाती है ना चीज़ें, एक दिन की स्ट्रेस की थी, दूसरे दिन की, तीसरे दिन और चौथे दिन बढ़ा दचका, उफ इतना कुछ हो गया। अगर पहले दिन थोड़ा सा वेंट हो जाए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, तो पाइल अप नहीं होता। ये जो हम कहते हैं ना दोस्त ज़रूरी है ज़िंदगी में,
वो डायलॉग है ना, हर एक दोस्त ज़रूरी होता है, किसी से सिर्फ वेंट ही करना होता है और उसने कुछ भी नहीं करना होता आपके सुन के आपको तसल्ली देनी होती है, ठीक है, क्योंकि वो वेंट आप घर में नहीं कर सकते बहन के साथ, वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उसमें 4 बातें अम्मी की भी होती हैं, भाई की भी होती हैं, वगैरह वगैरह, सारी नहीं कर सकते आप। कुछ चीज़ें सिर्फ दोस्तों के साथ होती हैं, कुछ होती हैं सिर्फ फैमिली के साथ होती हैं, दोस्तों के साथ भी नहीं हो सकती। तो जहाँ पर जो नेसेसरी वेंट है, जो शेयरिंग ऑफ फीलिंग्स हैं, उसको ज़रूर करें और अप्रोप्रिएट जगह पर करें। अगर आप इनअप्रोप्रिएट शेयरिंग करते हैं ना, तो क्या होता है, ये स्ट्रेस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फ्रेंड्स के ग्रुप में से 2 सहेलियों की बुराई तीसरी से कर दी ना, स्ट्रेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि वो फायर बैक करेगा थोड़े दिन के बाद। तो अप्रोप्रिएट जगह पे शेयरिंग करनी है। ईट हेल्दी एंड बैलेंस लाइफ, इसको हम डाइट को हम जितना मर्जी भी कह लें कि इसका कंट्रीब्यूशन है, वो फिर भी कम है, समझें। आपकी बॉडी में मौजूद हर जो आपकी एलिमेंट है ना, उसका ट्रीटमेंट फूड से हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया में जो जितने भी चाइनीज़ आपके प्रैक्टिशनर्स हैं, जितने आपके हकीम हैं, जितने बड़े तिब हैं, वो सब डाइट से आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि चूजिंग द राइट डाइट फॉर योर सेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन काम बहुत ज़्यादा है ज़िंदगी में, टाइम बहुत कम है, तो पहले क्या करना चाहिए, जो अहम है वो पहले करें, जो गैर अहम है उसको छोड़ दें। दैट इज़ कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। मैं कोशिश करूँगी थोड़ी सी आपको वो बता सकूँ आज, टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स। देन जब हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले करेंगे तो हमारा थोड़ा सा स्ट्रेस का लेवल ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपने कुछ अहम काम कर लिए होंगे। अगर आप फालतू काम पहले करेंगे और अहम एंड पे छोड़ देंगे तो फिर स्ट्रेस ही होगा। रिस्पेक्ट एंड एक्सप्रेस योर ओन ओपिनियन। समटाइम्स हमारे ओपिनियंस दूसरे लोगों से डिफ़र कर रहे होते हैं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ द कन्फर्मिटी हमें लगता है कि यार 10 में से 8 लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ ऐसे ही होनी चाहिए, तो यार मैंने क्यों अलहदा का खामखा का नुक्ता छोड़ना है, रहने देते हो, मैं ये बात नहीं करता। इट्सेल्फ वो बात जो आप नहीं कर रहे होते और वो आपके लिए वैलिड होती है ना बेटा, वो भी आपको स्ट्रेस ही दे रही होती है, क्योंकि वो सही बात होती है और आपने नहीं की होती। तो प्लीज़ जहाँ पर आपकी बात ठीक है वहाँ अपने ओपिनियन को ज़रूर एक्सप्रेस करें। अच्छा, नाउ 2 तरह की चीज़ें हैं, एक टिप्स हैं और एक टेक्निक्स हैं, ठीक है। टिप्स की ज़्यादा बात करते हैं, टेक्निक्स की थोड़ी करते हैं, क्योंकि वो सारी आप उसको मास्टर नहीं कर सकोगे। मेकिंग लिटिल चेंजेस इन योर लाइफ कैन रियली एड अप टू द बिग थिंग्स ऑफ रिलीफ। अभी हमने जितनी भी चीज़ों की बात की, अपनी स्लीप को फोकस करें, अपनी डाइट को फोकस करें, आप अपनी मी टाइम को जो है वो अपनी लाइफ में फिक्स करें, आप लोगों के साथ प्रॉपर फोकस शेयरिंग करें, फॉरगिवनेस करें, टॉलरेंस रखें, रिजेंटमेंट दिल से निकाल दें, काफ़ी मसले हल हो जाएंगे। सुनने में आप कहते हो कि यार ठीक है करेंगे, जब करने लगते हैं ना इसमें से एक स्टेप भी करना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो ईच डे ट्राई टू डू समथिंग लिटिल, जो कि आप अपनी लाइफ का छोटा छोटा करके हिस्सा बना सकते हो। Then learn to recognize when you are feeling stressed and simple ways that you can relax. अब ये जो मैंने आपको इतने सारे टॉपिक्स बताए कि फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, आपको किस तरीके से फिजिकली फील हो सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से जो भी सिम्टम्स आप अपने अंदर फील करते हैं तो आपको ये रिकॉग्निशन होनी चाहिए दैट दे माइट बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस, ठीक। और उसमें से उनको जितनों को आप रिलैक्स करने के लिए अपनी लाइफ में जो भी चेंज ला सकते हैं, जितनी भी वेज हमने भी डिस्कस किए हैं, उनमें से कोई 1 या 2 भी ऑप्ट करेंगे ना तो कुछ तो नीचे आएगा स्ट्रेस, ठीक है। तो ग्रेजुअली यू विल बी मास्टरिंग ऑन योर इमोशंस। देन टेक अ ब्रेक। जब आप ज़्यादा नर्वस हैं, ज़्यादा वो क्राई वाली फीलिंग आ रही है, ज़्यादा इनएडिक्वेसी की फीलिंग आ रही है, लग रहा है आपको कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, थोड़ा सा ब्रेक कर लें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ कर रहे हैं उसको ख़त्म करके ही हटना है। समटाइम्स अ लिटिल चेंज, अ लिटिल ब्रेक, गोइंग टू द फ्रेश एयर, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना, मेडिटेट करना 10-15 मिनट के लिए भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट डालता है और आप बेहतर महसूस करते हैं। एंड देन स्टे पॉजिटिव टू हेल्प फ्रेंड्स एंड फैमिली टू कोप विद स्ट्रेस। आपको अगर हो रहा है तो उनको भी हो सकता है, दूसरों को भी हो सकता है। ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स आपके घर में मौजूद और लोगों को भी हो सकते हैं, आपसे छोटों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, बिकॉज स्ट्रेस इज़ नॉट समथिंग विच कैन बी एज रिलेटेड और जेंडर रिलेटेड। इट्स फॉर एवरीवन, फ्री टोल है, किसी के पास भी आ सकता है। तो हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए अपने अलावा अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी कि किसको हो रहा है और हम उसको क्या हेल्प कर सकते हैं।
अच्छा, कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपने आप को खुद हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है, तो आप जिसको ट्रस्ट करते हैं, जिसके साथ आपकी शेयरिंग हो सकती है, आप उसको बताएं दैट यू आर फीलिंग ओवरवेल्म्ड एंड यू कांट हेल्प योरसेल्फ एंड यू नीड टू बी हेल्प बाय देम। अब वो आपका कथारसिस करें, आपको बाहर ले जाएं, आपको वॉक कराएं, आपके साथ खाना खाएं, आपके साथ गप्पे लगाएं, आपको किसी भी तरह हंसाएं, अब उनका काम है। समटाइम्स हम अपने आप को, अपने इमोशंस को कैरी नहीं कर सकते। जब ये स्टेज आ जाती है और आप अपना वेंट नहीं करते तो क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, और क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं ये पेंट अप अपने अंदर फीलिंग्स रखने के? अग्रेशन हो सकता है, और बहुत सारे लोग जो बहुत लंबे अरसे तक अपनी फीलिंग्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते, वो सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। दैट कैन बी इवन हैविंग अ सुसाइडल पोटेंशियल, दैट कैन इवन हैविंग अ मेजर डिप्रेशन एपिसोड, दैट कैन इवन रिलेट देम टुवर्ड्स डिफरेंट साइकोपैथोलॉजिकल पर्सनालिटी ट्रेट्स। क्योंकि आप अगर अपने बारे में बात ही नहीं कर रहे, आप किसी को अपने प्रॉब्लम्स को एक्वेंटेंस ही नहीं देना चाह रहे और अपने अंदर ही रखते 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 रखते, फिर क्या होगा? जख्म को साफ ना करें तो वो क्या बन जाता है? नासूर बन जाता है, ठीक है। सो अगर आप अपनी पर्सनालिटी के बीच में एक छोटे से मसले को हल नहीं कर रहे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। जैसे हम कहते हैं नार्सिज्म की बात करते हैं, क्या है? एक पर्सनालिटी ट्रेट है ना। क्यों इतने बुरे लगते हैं नार्सिसिस्टिक लोग? किसी से बर्दाश्त नहीं होते, उनके क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, किसी हर एक के साथ अनस्टेबल होते हैं, कोई भी उनके साथ खुश नहीं रहता, वो हमेशा दूसरों को पेन इन्फ्लिक्ट करते रहते हैं, खुद भी खुश नहीं रहते और दूसरों को भी नहीं रहने देते। कहने को क्या ऐसी बात है कि नार्सिज्म इतनी बुरी चीज़ है? बिकॉज दे नेवर हैव बीन रियलाइज कि ये कितना बुरा फैक्ट है कि वो अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें, वो एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो दूसरों के लिए भी एक इतना बड़ा प्रॉब्लम बन जाते हैं और अपने लिए भी बन जाते हैं कि जब जान छुटती है तो लोग कहते हैं शुक्र है इस बंदे से मेरी जान छुटी, ठीक है। अच्छा, allow yourself to simply say no to friends and family when you know you can't meet their demands without becoming overwhelmed. That is called assertive training. Tolerance के बाद आप क्यों आप कि हर तरह की बात को कहते हैं अच्छा चलो मैं करता हूँ। There comes a thing जिसको हम कहते हैं assertive training. Assertive training ये है to say no to someone, even they are your loved ones, even you respect them, they are your seniors, they are your फैमिली, दे आर योर फ्रेंड्स, लेकिन आप उनको नो कह देते हैं उनकी किसी भी रिक्वेस्ट के ऊपर। इससे नहीं कि आप बदतमीज़ हैं, इससे नहीं कि आप उनके साथ कुछ मिसबिहेव करना चाहते हैं, बिकॉज यू आर अनएबल टू मीट देयर डिमांड एट दैट टाइम। और इसको रिस्पेक्टफुली जेंटली किसी को मना करना कि मैं ये नहीं कर सकता, ये आपका राइट है, ठीक। और असर्टिव ट्रेनिंग को हमारी सोसाइटी में बहुत बुरा समझा जाता है, हम इसको बहुत डिस्कर्टेसी समझते हैं। हम ये समझते हैं कि इवन अगर किसी स्टूडेंट ने ये कह दिया कि मैम ये काम मैं नहीं कर सकती, आपका जो भी कोई आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कुछ एक्स्ट्रा काम है, कुछ बनाना है, करना है, और आपने किसी स्टूडेंट को कहा तो उसने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसको पता होता है कि टीचर नाराज़ हो जाएगा। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेशनल वर्क विच कम्स टू मी, जो कि मैं अपने PhD के स्टूडेंट्स को जस्ट टू ऐड इन टू देयर नॉलेज या उनको एक्सपोजर देने के लिए ना, उनको मैं वो काम कहती हूँ कि ये तुम इसको देख लो, क्योंकि वो उनकी फील्ड का रिलेटेड होता है और उनको फ़ायदा देता है जब उसको वो पढ़ते हैं सारा मटीरियल। बट आई ऑलवेज फर्स्ट टीच देम कि जिस वक्त तुम मौका पाए हो, तुम्हारा अपना ज़ाती काम चल रहा है, तुम्हारा अपना पढ़ाई का काम चल रहा है, या तुम्हारी कोई फैमिली एंगेजमेंट चल रही है, तुमने मुझे बता देना है। और अगर तुमने मुझे नहीं बताया और मुझे बाद में पता चला तो मैं बहुत पिटाई लगाऊंगी। पहले ही बता देना है कि ये मैं नहीं कर सकती, कि कंफर्टेबली ये नहीं होना, थोड़ा सा मुझे बहुत फोकस करना पड़ेगा या टाइम निकालना पड़ेगा, फॉर 2 रीजन्स। एक तो ये कि उनका राइट है कि वो कोई काम करने के लिए अगर उनके पास वक्त नहीं है, दे आर ह्यूमन बींग्स, सो दे शुड से नो टू मी। दूसरा ये, उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है जो कि उनको नहीं पता और मुझे पता है। व्हेन यू आर नॉट इनटू दैट माइंड टू डू एनी वर्क, आप उसके साथ जस्टिस नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं कर सकती, मुझे अपना पता है। अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं उनसे भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकती। तो इसलिए हमें थोड़ा सा मार्जिन जो है वो स्टूडेंट्स को देना चाहिए, या अपने कोलीग्स को या अपने पीयर्स को। हमारे यहाँ अक्सर बहुत सारे गेस्ट आते हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत सारा मतलब वो खुद कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, और बाजू का दे सर्व द गेस्ट खुद भी ना, कभी कोई ट्रे या कुछ, तो मैं हमेशा बहुत नाराज़ होती हूँ कि ये उनका काम नहीं है। बेशक वो खुश होकर करें, या वो मोहब्बत में, या हमें एक फैमिली वाली फीलिंग देने के लिए या रिस्पेक्ट वाली फीलिंग देने के लिए हमें शेयर कर रहे हैं कि वो एक अटेंडेंस से या एक वर्कर से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, लेकिन ये उनका जॉब नहीं है। तो मैं हमेशा इवेंट्स पे इस चीज़ के ऊपर अपने स्टाफ को नाराज़ होती हूँ कि ये काम हमारे स्टूडेंट्स का नहीं है,
स्टूडेंट का स्किल सेट ये है कि वो वहाँ पे खड़े होकर ऐसी बात करे जिससे उसका नॉलेज रिफ्लेक्ट हो, जिससे पता चले कि वो कितना काबिल स्टूडेंट है, उसको टीचर्स ने कैसे ट्रेन किया है, उसकी ये रिक्वायरमेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि एक छोटी सी एग्जांपल आपको देती हूँ कि हम अपनी लाइफ में पूरे दिन में जो पूरा दिन गुजारते हैं उसमें हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारी कॉल्स लेते हैं, फ्रेंड से, फैमिली से, घर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि हम सोशल एनिमल्स हैं। अब सुबह होती है, कोई बंदा आता है, पहले चलें इनकी मिसाल ले लेते हैं। मिनाहिल के पास कोई आया, मिनाहिल को किसी ने कहा कि मिनाहिल आज ना तुम तो क्लास की सीआर हो, तो तुम ऐसा करना कि सारी सीआर्स को ना ये मैसेज कर देना कि 4 बजे ये चीज़ें लेके इस रूम में आ जाएं। मिनाहिल कहती है जी ठीक है। अब मिनाहिल ने क्या किया, मिनाहिल ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर कमिटमेंट के तौर पर ले ली। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम सबके कंधों के ऊपर कुछ कुछ बंदर होते हैं, ठीक है। अब मैंने मिनाहिल को ये काम कहा तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक बंदर मिनाहिल को दे दिया और मिनाहिल के कंधे पर एक जो पहले से बंदर थे उसमें एक बंदर ऐड हो गया, ठीक हो गया। थोड़ी देर के बाद कोई और आता है, वो मिनाहिल को कहता है कि फलां जगह के ऊपर सारे स्टूडेंट्स लेके जाने हैं, तुम जल्दी से ऑडिटोरियम में बच्चे लेके चलो, जल्दी करो जल्दी करो। और अगर तुम 15 मिनट में ना लेके आई ना तो फिर देखना वो फलानी मैम तुम्हें कितना नाराज़ होंगी। वो कहती जी 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 मैं जल्दी जल्दी बच्चे लेके आती हूँ, ठीक हो गया। उसका एक बंदर और चला गया मिनाहिल के कंधों के ऊपर, ठीक हो गया। वहाँ से मिनाहिल अभी जल्दी जल्दी बच्चे ऑडिटोरियम में इकट्ठे कर रही थी कि एक डिसिप्लिन के ऊपर मैम आई, उन्होंने कहा जल्दी से काउंसिल की लड़कियां बुलाओ और यहाँ पर डिसिप्लिन की ड्यूटी लगवाओ, क्या करी हो तुम, मतलब तुम्हें सैश लगाई हुई है, तुम काम ही कोई नहीं सही तरह करी, और 15 मिनट तक मैं आती हूँ, डिसिप्लिन मेंटेन करो, ठीक। एक बंदर और आ गया मिनाहिल के पास, ठीक हो गया। अब बेटी मिनाहिल उधर भाग रही है, डिसिप्लिन वाले बच्चों को लेके आ रही है, सीआरएस की ड्यूटी लगा रही है, इधर खड़ी हो जल्दी करो। एक और मैम आगे कहती है यहाँ पे सारे स्टैंड्स ही लगे हुए कि गेस्ट किधर बैठेंगे और स्टाफ किधर बैठेगा और स्टूडेंट्स किधर बैठेंगे, जल्दी जल्दी लगवाओ। एक बंदर और आ गया। कितने बंदर ऐड हो गए अब तक? 4। 1 घंटे में 4 बंदर इस बच्ची ने अपने कंधों पे बिठा लिए। दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। कम से कम जागने के कितने घंटे हैं? एटलीस्ट 12। 1 घंटे में 4 बंदर, 12 घंटों में कितने हो सकते हैं पॉसिबली? 48। जब मिनाहिल घर पहुंचेगी ना, उससे चला नहीं जा रहा होगा, ठीक है। उसके कंधे यूं हो गए होंगे क्योंकि उसने इतने बंदर बैठा लिए होंगे। बैक एक होगी, स्ट्रेस वाली जो होती है ना, अभी पड़ी है, वो होगी क्योंकि इतना इमोशनल टोल हाई है। और रास्ते में भी मैसेज करी है, लोगों की ड्यूटियां लगा रही है, काम बता रही है, इधर उधर उधर उधर, और किसी को नहीं पता कि उसको बुखार भी हुआ है, उसकी तबीयत भी ख़राब है, उसने घर जाके अपनी अगले दिन के टेस्ट की तैयारी भी करनी है, असाइनमेंट बनानी है, और अम्मी ने कहा आज रात को दाल चावल भी तुम पकाओगी, ठीक है। ख़त्म, सही है ना। तो ये बंदर नहीं बिठाने लोगों के, बिल्कुल भी नहीं बिठाने। आपने लोगों को असर्टिवली बताना है कि दिस इज़ नॉट माई जॉब, मैं ये काम नहीं कर सकती, ठीक है। कितनी दफ़ा नाराज़ होंगी, रिस्पेक्टफुली बताएं ना, बदतमीजी ना करें। तो फिर तो आप इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हो रहे हो ना बेटा। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन रिस्पेक्ट एंड इमोशनल अब्यूज़। ये अब्यूज़ की वो काइंड है, बेटा मेरी बात गौर से सुनो, यही बात है सुनने वाली। ये अब्यूज़ की वो काइंड है जिसको हम उस अब्यूज़ से डिफ्रेंशिएट करते हैं जो हमें कोई फिजिकली अब्यूज़ करता है, ठीक है। अगर आपको कोई टीचर आकर हरास करता है या आपको फिजिकली अब्यूज़ करता है या आपको आके थप्पड़ लगा देता है या छेड़ के चला जाता है और आप कहते हो ये तो मेरा टीचर है, इसको तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तो आप वहाँ पर भी वही गलती कर रहे हैं जो आप यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। You should learn to say assertively no to a person even that person is highly respectable to you. लेकिन अगर उसको अपनी पोजीशन का, अपने रोल की सैनिटी का एहसास नहीं है तो देन आपका इशू ये नहीं है कि आप उसके हाथों अब्यूज़ होते चले जाएं। फिर आप में और किसी भी ऐसे बंदे में जिसको कोई अवेयरनेस नहीं है अपनी लाइफ के बारे में कि उसको राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता, तो कोई फ़र्क नहीं है। और अल्लाह ताला कहते हैं कि जानने वाले और ना जानने वाले बराबर नहीं हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको ये इल्म दिया, ये शऊर दिया कि आपने इस चीज़ को कैसे टैक्टफुली हैंडल करना है, चाहे उसको किस तरह भी स्मार्टफुली हैंडल करो, बट डोंट बी अवेलेबल टू देम फॉर दोज थिंग्स विच आर नॉट योर ऑब्लिगेशंस। यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब नहीं करना, याद रखो, मैं मैसेज करके पूछूंगी, ठीक है। अच्छा, बी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स सच एज ट्रैफिक, लॉस ऑफ पेट, फैमिली इमरजेंसी, गुम गया, खो गया, ख़राब हो गया, सारा कुछ। क्योंकि कभी भी लाइफ में चीज़ें आपकी मर्ज़ी से नहीं होती,
अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। आप अगले हफ्ते का प्लान कुछ और बनाया होता है और पता चलता है घर में कोई और तूफान खड़ा हो गया, वहाँ पे कोई मेजर हेल्थ के क्राइसिस हो गया, कोई इशू हो गया, कोई बीमार हो गया, कोई ऐसी चीज़ हो गई। ठीक, हम लोग एक फैमिली वेकेशन में जाने का प्रोग्राम बना रहे थे, मेरी बेटी की बिल्ली जो थी वो उसकी डेथ हो गई। तो ट्रॉमा इतना सीवियर था हमारे घर में, उसका पहला पेट था और वो बेचारा, क्या कर सकते थे अब हम। फिर हम नहीं गए क्योंकि हमने कहा चलो चले जाते हैं, मज़ा आएगा। उसने कहा कैसी बातें करें आप लोग, मेरा पेट को बेचारे को कुछ हो गया अभी तो उसका सोइम भी नहीं हुआ और आप लोग सैर पे जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं। फिर हमने उसकी कब्र बनवाई, बड़ा कुछ किया, मसला मसला हल किया, उसके लिए इम्पॉर्टेंट था। ठीक है ना। तो बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में और बाज़ औक़ात दे आर नॉट प्रॉबेबली इम्पॉर्टेंट टू यू बट दे आर इम्पॉर्टेंट टू द अदर्स हु आर इम्पॉर्टेंट टू यू। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। देन प्रायोरिटाइज, ये तुम्हारे लिए प्यारी बेटी। टेक कंट्रोल ऑफ योर टू डू लिस्ट बाय डिसाइडिंग व्हाट्स रियली मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑन योर लिस्ट। सो अगर हम प्रायोरिटाइज कर लेते हैं, और प्रायोरिटाइज आप कैसे करते हैं? कभी लिस्ट बनाई है अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ की? जल्दी से फटाफट अपनी लाइफ की 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखें फटाफट। चलिए, सबसे पहले कौन वॉलंटियर करेगा क्विकली? करियर, फैमिली, फ्रेंड्स। यहाँ लिखें, यहाँ यहाँ यहाँ, ये नहीं। या तो नहीं, डस्टर इधर रखने की जगह। नेक्स्ट कौन आएगा? जल्दी आ जाएं फटाफट। अब आपने एक चीज़ नोट की होगी, यहाँ पे जितने लोगों ने जो भी कुछ लिखा हुआ ना, इसमें एक चीज़ कॉमन है, फैमिली। ठीक है, इसका मतलब है कि हम सारे बड़ा स्ट्रॉन्ग फेमिलियल एटीट्यूड रखते हैं, ये हमारे कल्चर की एक स्ट्रेंथ है। नॉट एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वे वी गोज हमें ये वर्ड आपको हर जगह मिलेगा ना। शायद आपको हो सकता है यहाँ तक मिल जाए, नीचे वाला चेंज होगा, हो सकता है कुछ और हो इसकी जगह पे। तो ये तो हमें पता है कि ये एक हमारा कल्चरल नॉर्म है, हमारी सेटिंग है, हमारे ये हमारी जो ये एक तरह से समझ लें कोलेक्टिविस्टिक कल्चर की स्ट्रेंथ है कि हम सब लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं और हम फैमिली के साथ एक बाउंडिंग, सोशल कनेक्टेडनेस और एक स्ट्रेंथ फील करते हैं। इसीलिए मैंने वो जो फैमिली का आपको पढ़ाया था ना, हाँ, उसमें वो टर्म बताना भूल गई कि वो फंक्शनल और डिसफंक्शनल फैमिलीज़ का कॉन्सेप्ट है कि जो फैमिलीज़ जो हैं जिनमें ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन, रूल्स और सब कुछ होता है, वो फंक्शनल फैमिलीज़ होती हैं और डिसफंक्शनल फैमिलीज़ आर द दोज वेयर दीज थिंग्स आर नॉट अवेलेबल। अच्छा, अब आप ये देखें, हर कोई अपनी तरह से प्रोसेस करेगा कि उसकी लाइफ में ये चीज़ें कैसे प्रायोरिटाइज, मैं कैसे प्रायोरिटाइज करती हूँ, मेरे लिए क्यों हेल्थ इतनी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि अगर मेरी हेल्थ नहीं है तो ना तो मेरा करियर रहेगा, ना मुझे कोई किसी किस्म की मेरी कोई लाइफ में और मुझे कुछ फ़ायदा हासिल होगा, ना मैं किसी के साथ फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट रह सकूँगी। एक बीमार बंदे की वैसी कोई लाइफ नहीं होती। 4 दिन आप हॉस्पिटल से निकल के घर में पड़े रहो ना, आपको लगता है आपकी लाइफ वैसे ही ख़त्म हो गई। तो आई थिंक हेल्थ जो है ना, वो मेरे लिए फैमिली से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मेरी हेल्थ नहीं है ना तो मैं फैमिली से भी नहीं कनेक्ट रह सकती, मैं फैमिली के लिए भी एक बर्डन बन जाऊँगी। ठीक है, सो एट माई पॉइंट ऑफ लाइफ जहाँ पर मैं हूँ, शायद मेरी प्रायोरिटीज़ एज की वजह से आप लोगों की प्रायोरिटीज़ से थोड़ी डिफरेंट होगी हैं, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड एंड आई हैव लर्न इन माई लाइफ दैट हेल्थ इज़ योर टॉप प्रायोरिटी। देन ऑफ कोर्स कम्स फैमिली एंड देन द थर्ड थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी इज़ माई मेंटल पीस। अगर वो नहीं है ना, फिर कुछ भी नहीं चाहिए। ना आपको कोई चीज़ मज़ा देती है, ना सुकून आपको किसी भी चीज़ में नहीं आता अगर आपको पीस नहीं है। अगर आपके पास पीस है ना, फिर आपको दुनिया में अपने अच्छे गोल्स भी अच्छे लगते हैं, आपको सैर सपाटा भी अच्छा लगता है, आपको फ्रेंड्स भी अच्छे लगते हैं, आपको सब कुछ अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वो पीस से कनेक्टेड है ना, तो दैट्स एडिंग वैल्यू टू माई लाइफ, मेरे नज़दीक। तो आई मीन ये प्रायोरिटीज़ जो हैं ये सबकी अपनी अपनी लाइफ में डिफरेंट होती हैं, और आप सबको जब आप ये बना लेते हो ना, मैं आई एम गिविंग यू माई एग्जाम्पल, when I have prioritized that in my life, तो मैं हर वो चीज़ जो मेरी हेल्थ से फोकस है ना, मैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूंगी, उसके बाद फैमिली को, और उसके बाद वो चीज़ें जो कि मेरे पीस को तंग कर रही हैं, मैं उनको अपनी लाइफ में से माइनस कर दूंगी। ठीक है, और आपको भी ऐसा ही करना चाहिए। अच्छा, देन कुछ टिप्स और। कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत डाइवर्स किस्म के इमोशंस से गुजर रहे होते हैं। ठीक है, इमोशंस जो हैं उनको रेगुलेट करना एक आर्ट होता है ना, कि आप इमोशन रेगुलेशन करें। आप अगर
ये आप डायरी लिखते हो, आपने मुझे बताया है। आपके अलावा कोई और डायरी लिखता है? ऑन एंड ऑफ लिखते हैं। मुझे शौक बहुत है कि मैं डायरी लिखूं, लेकिन मैं लिखती नहीं हूँ। मुश्किल काम है, रिस्की काम है ना लिखना ज़रा इसलिए मैं नहीं लिखती। बट आई फाइंड दैट दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू डू कैथारसिस। एंड आप अपने इमोशंस को जब लिखते हैं ना, आपको समझ आती है कि व्हाट आर यू गोइंग थ्रू। एक्चुअली लिखने से किसी और को पढ़ने से क्या समझ आनी है, आपको खुद अपने बारे में बहुत समझ आती है। एंड व्हेन यू गो बैक और आप पास में जाके देखते हैं, आपको खुद पता चलता है आप में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। पहले आप क्या लिखा करते थे, अब क्या लिख रहे हो, और फिर क्या लिख रहे हो। तो लिखना इज़ अ वेरी गुड थिंग। देन इंजॉयज लाइफ, सिंपल प्लेयर, जो हमारे इर्द गिर्द की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम कभी इंजॉय नहीं करते। कोई खूबसूरत चीज़, कोई अच्छी बात, कोई मजाक, कोई मोहब्बत, कोई गैदरिंग। कई लोग हर चीज़ में से ना कुछ निकालते रहते हैं। बॉनफायर क्यों हो रहा है यूनिवर्सिटी में, इसका क्या फ़ायदा, ये तो फजूल की चीज़ है। आई मीन इफ सम पीपल आर हैविंग फन, दे आर इंजॉइंग, उनको इंजॉय करने दो। ये वेलकम पार्टी क्यों हो रही है, इसका क्या फ़ायदा, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। आई मीन देयर आर सम वेरी सिंपल थिंग्स जो कि अगर हो रही हैं तो प्लीज़ लेट देम हैपन। मे बी दे आर गिविंग हैप्पीनेस टू फ्यू पीपल। आपको शायद नहीं अच्छी लग रही, कुछ और लोगों को अच्छी लग रही होगी। फिर इसी तरह मैं देखती हूँ यूनिवर्सिटी में, मैंने एक ये ट्रेंड देखा कि मिलाद का एक नया ट्रेंड शुरू हुआ। हर डिपार्टमेंट ने ना अपना अपना मिलाद कराना शुरू किया। तो कुछ लोग ऑब्जेक्ट करे कि एक मिलाद हो गया, सब क्यों मिलाद करा रही है। मैंने कहा भाई उनको खुशी मिल रही है, पीस मिल रहा है, उनको कराने दो, क्या फ़र्क पड़ता। ये तो यूनिवर्सिटी में इतना मजहबी माहौल बना दिया है, हर कोई कर रहा है। आई मीन देयर आर द फ्यू पीपल ऑलवेज हु हैव ऑब्जेक्शन टू एनीथिंग वट एवर इज गोइंग ऑन इन टू द वर्ल्ड। तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम देन एंड देन शेयर योर टैलेंट्स to better the lives of others as well as for your own sense of well-being। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी करनी आती है लाइफ में जो दूसरों को नहीं आती, take a pride into it। कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा कुछ भी करना आता है, कोई बेकिंग है, कोई म्यूज़िक है, अच्छा गाना गा सकते हैं, नातें अच्छी पढ़ सकते हैं, किरात अच्छी कर सकते हैं, वो कोई बहुत अच्छे तरीके से कोई टेबल सेट कर सकते हैं, उनको कोई कुकिंग में, बेकिंग में कोई स्पेशल टैलेंट है उनके पास, कोई ड्रेस की डिज़ाइनिंग में उनके पास टैलेंट है। तो जो भी है प्लीज़ डू शेयर इट विद अदर्स। आजकल एक अच्छी बात है सोशल मीडिया की कि लोगों को कुछ भी जो अच्छा करना आता होता है ना, वो करके उसको अपलोड कर देते हैं। फिर बाद में लोग सड़ते रहते हैं 3 करोड़ रुपया क्यों मिल गया उसको डांस करके ये अलग बात। उसकी तो जब तक जान नहीं ले लेंगे लोगों को सुकून नहीं आएगा। ठीक है, 3 लाख रुपए में उसका ड्रेस सेल हो रहा है। 3 लाख रुपए में वो अपना ड्रेस उसने कहा मैंने सेल करना है, बिक जाएगा, देख लेना तुम, यकीन रखो। अच्छा, हम समटाइम्स जेलस भी हो रहे होते हैं कि यार ये इसने क्या किया था जो ये मशहूर हो गया, मैं क्यों नहीं मशहूर हूँ। उसने किया, वो हो गया, आप भी करके देखें। अच्छा, हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, नेवर स्किप ब्रेकफास्ट। जो बंदा सुबह सुबह गाड़ी लेके निकलता है और उसके अंदर फ्यूल नहीं डलवाता, उसकी गाड़ी कहीं बंद हो जाती है। ठीक, ये बात मुझे समझ आई तकरीबन अपनी लाइफ के 25 साल गुजारने के बाद कि ब्रेकफास्ट करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। तो आपको भी अब उस उम्र के करीब टचिंग हो रहे हो, आ जाएगी समझ तो सुबह ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके निकलना चाहिए, उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। अच्छा, फिर सेडेंटरी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना चाहिए। नेटफ्लिक्स ही देखी जा रहे हैं 5-5 घंटे, मुझे तो लगता है वो भी कोई मेंटल डिसऑर्डर है जो लोग 4-5 घंटे सिर्फ टीवी देखते रहते हैं। ऑनेस्टली मतलब नहीं देखा जाता, सच्ची बात है। अच्छा, ईट हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड एंड जंक फूड को अवॉइड करें। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, अल्लाह की कसम जंक फूड अवॉइड करना। इतने मज़े की चीज़ें, इसके वाउचर मिलते हैं, दिल करता है मतलब 350 में इतना बड़ा पिज़्ज़ा आ रहा है तो बंदा क्यों ना लेके खाए। मगर कंट्रोल, इवेंचुअली आपकी एज तक इतना फ़र्क नहीं पड़ता जंक फूड खाने से जितना इसके बाद पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, टू द ऑलमोस्ट अर्ली 20-25 years ऑफ योर लाइफ वट एवर यू ईट डजंट रियली मैटर टू योर बॉडी, लेकिन उसके बाद इट रियली मैटर्स। ठीक है, देयर वाज अ टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई यूज्ड टू हैव 1 big mug ऑफ क्रीमी कॉफ़ी विद 2 pastries ईच डे इन मॉर्निंग। बहुत साल खाए हैं मैंने, मेरा कॉलेज की पूरी लाइफ 4 साल यही नाश्ता होता था, क्योंकि तब शेजान ही एक मशहूर बेकरी होती थी, मैं वहाँ से पीनट पेस्ट्रीज लेती थी और मैं बड़ा सा कॉफ़ी का मग बनाती थी और सुबह नाश्ते में मैं वो खाया करती थी। मेरा यही नाश्ता होता था, इतना बुरा नाश्ता होता था मेरा। ठीक है, बहुत बुरा नाश्ता, इतना हाई शुगर कंटेंट और आप वो रोज़ खा रहे हैं, बट मैं खाती थी, बहुत अच्छा लगता था। रात को मैं एक कोक की बोतल भी पीती थी और चिप्स भी खाया करती थी, मैं बहुत मज़े के लगते थे, पढ़ाई करती रहती थी और खाती पीती रहती थी। अच्छा, देन एक्सेस कैफीन इनटेक, जो लोग बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स खाते हैं, चाय पीते हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स खाते हैं,
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, ठीक है, थोड़ा सा तो इम्पैक्ट अच्छा है बट ज़्यादा सबका नुकसान है। फिर जो ये आप कोई भी किसी भी चीज़ की रेमेडी को अगर आप ड्रग के साथ रिलेट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स ये हम सबको पता है कि दैट्स नॉट अ गुड चॉइस। टाइम मैनेजमेंट, एक मैं टाइम मैनेजमेंट की आपको चीज़ जल्दी से बताना चाह रही हूँ। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज में एक आपको टाइम मैनेजमेंट बताऊंगी, एक मैं आपको रिलैक्सेशन की छोटा सा बताना चाहूँगी। फिर रिहर्स एंड प्रैक्टिस सिचुएशन इज़ वेरी गुड। जैसे हम लोग बहुत सारी वक्त हमें अनसर्टन सिचुएशंस आती हैं और हमने कभी ये रिहर्स नहीं किया होता कि हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो कभी कभार मैंने एक दफ़ा किसी को बताया, वो मुझ पर बहुत हंसी खातून, तो मैंने बताया कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग में ना बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ कि यहाँ पे कोई एमरजेंसी एग्जिट सही तरह से नहीं बने हुए, अगर इस बिल्डिंग में कभी आग लग जाए तो मैं यहाँ से कैसे निकलूँगी। तो मैंने उनको बताया कि मैं इसको ना एज्यूम करती हूँ कि अगर यहाँ एमरजेंसी हो तो मैंने यहाँ से कैसे भागना है। तो उन्होंने मुझे कहा तुम कितना नेगेटिव सोचती हो। मैंने कहा मैं नेगेटिव नहीं सोचती, आई थिंक ऑफ माई सेल्फ टू प्रिपेयर माई सेल्फ कि मैं चौथी मंजिल पे बैठी हूँ, मेरे पास इवैक्यूएशन का कोई प्लान नहीं है क्योंकि जो इमरजेंसी स्टेज है वहाँ ताले लगे हुए हैं, तो मैं कैसे भागूंगी यहाँ से। तो फिर मैंने एक वे सोचा हुआ है कि इधर से भागने का क्या तरीका है। उन दिनों में ना बहुत टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हो रही थी जब ये PSP हुआ था और इस तरह का ना, तो मैं ये सोचती थी अगर मेन बिल्डिंग से नहीं निकल सकते तो कहाँ से निकल सकते हैं। तो मैंने अपने माइंड में रूट बनाया हुआ था एमरजेंसी एग्जिट का, और मैंने वो अपने कुछ फ्रेंड्स को भी प्लान दिया हुआ था कि यार ये प्लान है, ये जहन में रखो, वी शुड लीड स्टूडेंट्स टू गो फ्रॉम देयर, ठीक है। इसलिए कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ काम नहीं कर रही होती, सो यू शुड हैव अ प्लान इन योर माइंड अहेड कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो ये आप लोग भी कुछ इमरजेंसी प्लान्स अपने माइंड में ज़रूर रखा करें, दिस इज़ वेरी हेल्दी और ये आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों से बचाते हैं। देन डिक्रीज नेगेटिव सेल्फ टॉक, जो खुद अपने आप को नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है वो कम करनी चाहिए, थोड़ी बहुत कर सकते हैं। Then learn to feel good with a workable result. Don't be perfectionist. परफेक्शनिज्म इतनी बुरी चीज़ है ना, यकीन करो कि ज़िंदगी को ख़राब कर देती है। मेरे बहुत सारे ऐसे PhD के स्टूडेंट थे जिनका थीसिस ही नहीं ख़त्म होता था। मैंने उनको कहा बस अब जो भी लिखा हुआ है इसको बंद करो और जमा करा दो, तुम पास हो जाओगे। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा मुझे पता है तुमने एक बेयर मिनिमम लेवल तक काम कर लिया, अब तुम सिर्फ परफेक्शनिज्म में इसको नहीं सबमिट करा रहे। 6 महीने के बाद भी वहीं पर खड़े थे, ज़बरदस्ती सबमिट कराया, इंतहाई अच्छे जो है ना वो वैल्यूएशंस आ गई और वो ग्रेजुएट हो गए। बाद में कहते हैं आपने सही मशवरा दिया था, क्योंकि कोई भी काम अगर आप इतनी ज़्यादा परफेक्शनिज्म तक जाते हैं ना तो वो भी एक प्रॉब्लम बन जाता है। एंड देन बिल्ड अ नेटवर्क ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु कैन हेल्प यू आउट। जो बुरे वक्त में आपके, अगर आप अपनी सपोर्ट लिस्ट बनाए ना तो एक क्विक सी सपोर्ट लिस्ट होनी चाहिए आपके पास कि मुश्किल में आपने किसको बुलाना है आपके पास। उन 3 लोगों के नाम जो कि मुश्किल वक्त में आप सबसे पहले जिन्हें कॉल करेंगे। कंक्रीट लिस्ट है, जिसके पास नहीं है उसके पास होनी चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बिल्कुल पता नहीं चाहिए कि कौन आपको मुश्किल वक्त में सपोर्ट कर सकता है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ जो कि मैं एक टेक्निक आपको कहूँगी कि आपकी लाइफ का हिस्सा होनी चाहिए, एंड गिव इट अ टाइम ईच डे, दैट इज़ मेडिटेशन। यू ऑल नो मेडिटेशन कैसे करते हैं। यार आप सब बिल्कुल क्वाइटली ना 1 मिनट के लिए ना आप सब पहले अपनी आंखें बंद करें, और अगली टेक्निक उसके साथ ही आपको बताऊंगी। जस्ट क्लोज योर आइज, sit in a very comfortable posture, no cross legs, your hands must be into a very comfortable position and your eyes must be closed. Just feel the moment. Now take a long deep breath from your nose. Hold it for a second and exhale by the mouth. इस साउंड के साथ लेनी है। Take a long deep breath. Hold it for a while. Exhale from the mouth by opening your mouth. Now repeat it 3 times. Now focus on your shoulders and feel that you have a stress over there and you want to reduce that. Take a long deep breath. Focus on your shoulder
and exhale. Repeat it again. Now keep breathing and think of a scene where you feel that you want it to be. If you all are comfortable with the water, imagine yourself कि आप एक बहुत खूबसूरत झरने के किनारे पे बैठे हैं. बहुत प्यारा सा झरना है जिसमें से बहुत धीमा धीमा प्यारा प्यारा सा पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, और सामने एक बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है जहाँ पर एक पहाड़ भी है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है, वो बहुत खुशबू वाले वहाँ पे फ्लावर्स लगे हैं जिसकी आपको भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है. अब आप अपने पाँव उस पानी में डाल दें और देखें कि वो बड़ा अच्छा सा पानी आपके पाँव से गुजर है. परिंदों की आवाज़ें भी आ रही हैं अच्छी सी. कुछ बच्चे भी हंस रहे हैं, इर्द गिर्द खेल रहे हैं, उनकी आवाज़ें भी आ रही हैं आपको. ठंडी ठंडी सी हवा, मज़ेदार सी हवा जो है वो आपको टच करी, आपके चीक्स को. नाउ इमेजिन कि कोई आपकी कंपनी में बहुत अच्छा, जो भी इंडिविजुअल जिसके साथ आप अच्छा फील करते हैं, कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, वो आके आपके साथ बैठ गया. हु इज़ इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ. उसने आपके हाथ के ऊपर हाथ रखा है, बड़ी वार्मथ महसूस कर रहे हैं आप. Now take a long deep breath, hold it for a while and exhale. You want it to be there for a long time. अच्छी कंपेनियनशिप महसूस हो रही है आपको. काफ़ी टाइम आप इधर गुजारना चाहते हैं लेकिन टाइम कम है. अब आप आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें. हाँ जी, अब ये बताएं कि हाउ वाज द एक्सपीरियंस. अच्छा था, बेहतर महसूस हुआ. इट मीन्स दैट मेडिटेशन गिव्स यू अ सेंस ऑफ काम एंड पीस. डिड इट? इसका मतलब है कि रिलैक्सेशन, जिसको हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं, जैकबसन की टेक्निक है. साइकोलॉजी के सब स्टूडेंट्स को पता है, मैंने कस्टमाइज़ की है. 16 मसल्स पे फोकस करके आप अपनी खुद कर सकते हैं. कर सकते हैं ना. वीडियो लगाएं, एक दफ़ा देखें, अपने ऊपर अप्लाई करें और आप इसके मास्टर बन जाएं. ठीक है. जब मुझे बहुत स्ट्रेस होता है ना, मैं हॉस्पिटल में वेटिंग आवर में भी कहीं बैठी हुई होती हूँ ना, तो मैं डीप ब्रीथ करती हूँ और मुझे लगता है कि मेरा काफ़ी परसेंटेज नीचे आ गई है स्ट्रेस की, जो वहाँ पे बैठे हुए हो रही होती है. अच्छा, ये इसी तरह आप मसल्स को फोकस करते हैं. इसके प्रोटोकॉल्स हैं वो आप सब आपको, और आपको जो गाइडेड इमेजरी है, ये एक बहुत प्यारी, बहुत यूज़फुल, बहुत अच्छी टेक्निक है. और इसमें किसी का कुछ नहीं जाता, बस आता है. ठीक है. आप बैठे हैं, आपने इमेजिनेशन ने अपने आप को रिलैक्स किया, डीप ब्रीथिंग की, यू थिंक ऑफ समथिंग गुड जिससे आपको अच्छा लग रहा है. कुछ लोगों को पानी अच्छा नहीं लगता, कुछ को कोई और सिचुएशन अच्छी नहीं लगती. जो सिचुएशन आपको अच्छी लगती है वो इमेजिन कर लें. जैसे सर्दियों में शायद पानी में पाँव डालना इतना अच्छा ना लगे, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है. और घास पे चलने की इमेजिनेशन भी बहुत अच्छी लगती है. चलते चलते लोग 5 किलोमीटर चले जाते हैं. तो आपने एक अपनी चूज़ करनी है इमेजिनेशन जो आपको अच्छी लगती है, और ये आपको बहुत अच्छी मेडिटेशन, आपको बहुत अच्छी रिलैक्सेशन देती है. इसके अंदर आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, उसमें बेसिकली आप अपने रिलेशनशिप को भी फोकस कर सकते हैं, उसमें आप इन्वायरमेंट को भी फोकस कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों को फोकस. इसके साथ हम म्यूज़िक भी ऐड कर सकते हैं, इसे बहुत सारा तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं. फिर इसी तरह डीप ब्रीथिंग की टेक्निक है. ये मैंने आपको तीनों का एक ब्लेंड सा सिखाया है. Okay, so the only difference between a diamond and a lamp of the gold is that the diamond had a little more pressure put on it. Right? Yeah. So, remember that एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपना नंबर याद नहीं था, बट क्या था?
Albert Einstein did not remember his telephone number. He did not want to cluster his mind with information that could be accessed anytime. वो चीज़ों को याद ही नहीं रखता था जो कि इतनी अनइम्पॉर्टेंट होती थी कि दूसरे लोग बता सकते थे, तो उसने वो काम किया तो दुनिया में कोई नहीं कर सकता था. ठीक है, तो अपने माइंड को उन चीज़ों से फ्री कर दें जिनको आप दूसरे लोगों को डेलीगेट कर सकते हैं, जो और लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं. आप वो काम करें जो यूनिक आपका माइंड कर सकता है. ओके, देन रिमेंबर यू आर मोर रिसोर्सफुल दैन यू ऑफन आर नॉलेजेबल. जितना आपके पास नॉलेज है उससे ज़्यादा आप रिसोर्सफुल प्रूव हो सकते हैं. एंड यू ऑलवेज हैव मोर ऑप्शंस देन यू नो ऑफ. जितनी चीज़ें आपको पता हैं उससे ज़्यादा ऑप्शन ज़िंदगी में हमारे पास होती हैं. मसला ये है कि हमें बस पता नहीं होता. ठीक है, देन यू डोंट हैव टू कैच द बॉल एवरी टाइम समवन थ्रोज ऑन यू. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. बट जितनी दफ़ा आपने पकड़ा है, आपकी चॉइस थी, आपकी मर्जी थी, आपने पकड़ लिया. लाइफ इज़ नॉट अ रेस कि आपने सारे बॉल पकड़ने हैं और आप बंदर भी नहीं हैं. ठीक है ना. एक मुनीर नियाज़ी का बहुत प्यारा शेर है. कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ उंज भी रावा औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालम सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी. So I think that's true कि life is very difficult, but we made it more difficult by putting ourselves into more and more stressful situations जो कि हमें नहीं डालनी चाहिए. And we should try to keep ourselves relaxed. Thank you very much.